से कर लूँ क्या? कौन सी कैमरा, इस वेबकैम कहाँ रखी हो? हाँ, चलो। हम्म, नमस्कार। जज़्बात के भवसागर के इस पटल पर आज एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं शन्नु श्रीवास्तव एक कहानी और की कड़ी में आज आपके सामने उपस्थित हूँ और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैं अपनी कहानी घी चुपड़ी रोटी के साथ आई थी आपके साथ, और कहानी को आप सबने बहुत पसंद किया था। इस बार मैं एक नई कहानी चच्चू लेकर के आई हूँ। उम्मीद है आप सबको ये कहानी भी पसंद आएगी। पिछली बार जब कहानी पे चर्चा हुई थी, घी चुपड़ी रोटी, तो कहानी पढ़ने के बाद उस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। स्त्रियों की दशाओं पर, स्त्रियों के काम, घरेलू कामों को लेकर के, या उनका जीवन यापन का जो तरीका होता है उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। और यही बात उठी थी कि हमें स्त्रियों को अपने मन का काम करना चाहिए, अपनी खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। सिर्फ घर गृहस्थी या बच्चों की परवरिश, इतने तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसके आगे थोड़ा सा सोचना चाहिए। अपनी खुशी के लिए, अपनी पहचान के लिए, या अपना शौक़ पूरा करने के लिए भी उन्हें कुछ करना चाहिए। जब पिछली बार हम घी चुपड़ी चोटी रोटी पर चर्चा कर रहे थे और उसके बाद बातें हुई थी, तो उस समय मैंने आप सबसे कहा था, चर्चा के दौरान ही मुझे याद आ गई थी जज्बात के भवसागर के संस्थापिका इनके स्मिता जी की एक कहानी मुझे याद आ गई थी, और मैंने कहा था कि मुझे उस कहानी की याद आ गई और आप सबको मैं वो कहानी सुनाना चाहती थी। तो आज मैं उस कहानी को सबसे पहले सुनाऊंगी, क्योंकि वो कहानी मेरी पिछली कहानी से बिल्कुल रिलेट कर रही थी। और स्त्रियों की दशाओं पे ये बता रही थी कि बहुत सारी औरतें, बहुत सारी नारियां प्रतिभाओं से संपन्न होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा होती है, बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन उसका वो उपयोग नहीं कर पाती हैं। कई बार हिम्मत नहीं कर पाती हैं, कई बार उन्हें साधन नहीं मिलते हैं, कई बार उन्हें इस बात की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है, या वो ये समझ ही नहीं पाती हैं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अपनी सारी प्रतिभाओं को, अपनी सारे गुणों को वो अंदर ही रखे रह जाती हैं, और एक लंबी ज़िंदगी जीने के बाद इस दुनिया से कूच कर जाती हैं। ऐसा भी होता है कि हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो प्रतिभाएं हैं, कई बार हमें ही नहीं पता होती हैं, बल्कि दूसरों को पता होती हैं। वो देख करके ये सोचती है इसके अंदर इतनी प्रतिभा है, फिर भी वो इसका कोई यूज़ नहीं कर रही है, इतनी क्षमताएं होती वो इनका प्रयोग नहीं कर रही है। तो स्मिता जी की वो कहानी जो उन्होंने मुझे सुनाई थी, बताई थी, दिखाई थी, वो मुझे याद आ गई। और
मैं आज पहले उस कहानी से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि ये वो कहानी मेरी घी चुपड़ी रोटी से रिलेट कर रही थी, और एक स्त्री की जो कंडीशन है उस पर भी आधारित थी। तो पहले हम इस कहानी को मैं सुनाऊंगी, उसके बाद फिर इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं अपनी कहानी जो तीसरी कड़ी लेकर आई हूँ, चच्चू, उसको सुनाऊंगी। स्मिता जी की कहानी है एक और जीवन लीला। आज फिर एक जीवन लीला समाप्त हो गई। कितना करोड़ हृदय विदारक होता है ना, किसी अपने को खो देना। हमारे बीच से एक जीता जाता इंसान अचानक ही हमारा साथ छोड़कर हमेशा के लिए किसी और ही दुनिया में चला जाता है। सपना दीदी मेरी आंखों के सामने धरती पर पूरे श्रृंगार के साथ बिना सांसों के लेटी हुई थी। मैं अपने अश्रुपूरित आंखों से उनको अपलक निहार रही थी। मन में न जाने कितने भाव एक साथ चल रहे थे। कहने को तो रिश्ते में वो मेरी दूर की बहन लगती थी, लेकिन मन का जुड़ाव रिश्तों का मोहताज नहीं होता है। बात सही है। कोई भी रिश्ता वह नज़दीक या दूर होने का नहीं होता है, बल्कि मन से होता है। रंग रूप कद काठी से बेहद साधारण मगर विलक्षण प्रतिभा की धनी थी मेरी सपना दीदी। मैंने कहा था ना कि कई बार हमारी प्रतिभाएं हमें समझ में आती हो या ना आती हो, दूसरों को समझ में आती हैं। सिलाई कढ़ाई बुनाई पाक कला के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी वह सबसे आगे थी। जिस दिन उनका एलएलबी का परिणाम आया, कितनी खुश थी वो। उन्होंने अपने कॉलेज में टॉप किया था। कुछ ही दिनों में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया था उन्होंने। बेहद कम बोलने वाली एक सीधी सादी लड़की कोर्ट में जिरह भी कर सकती है, किसने सोचा था। पर जैसे हर असंभव को संभव करने की जिद थी दीदी के अंदर। जीवन के कर्तव्य रूपी पथ पर वो कदम बढ़ा रही थी कि तभी उनकी शादी की बात चलने लगी। माँ बाप को तो ऐसे ही लगता है कि बेटी की शादी करके अपनी भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए और बेटी भी एक सुरक्षित हाथों में पहुंच जाएगी शादी के बाद, ऐसा ज़्यादातर माँ बाप सोचते हैं। चूंकि रंग रूप से बेहद साधारण थी, अतः घर वालों को चिंता थी कौन पसंद करेगा, किस घर जाएगी, वगैरह वगैरह। कोर्ट में जिरह कर रही थी, लेकिन माँ बाप की चिंता रंग रूप को ही लेकर थी कि रंग रूप अच्छा नहीं है तो पता नहीं अच्छा लड़का या घर परिवार नहीं मिलेगा। यहीं पे लड़कियां मात खाती हैं कि उनकी प्रतिभा उनके रंग रूप से तौली जाती है। ये नहीं देखा जाता है कि इतनी प्रतिभा है तो रंग रूप तो कोई मायने नहीं रखता है। बस सभी की इच्छा थी कि जल्द से जल्द उनके हाथ पीले कर अपने कर्तव्य निर्वहन कर ले। काफ़ी देखने दिखाने और तमाम तरह के समझौतों के बाद आखिर शादी तय हो गई दीदी की। सभी खुश थे। दीदी भी अपने अनदेखे भविष्य की कल्पना में कभी खुश तो कभी चिंतित रहती थी, लेकिन सबके साथ मुझे भी पूरा विश्वास था कि वो अपने गुणों और समर्पण से सबका दिल जीत लेंगी। जीजा जी भी अच्छे इंसान थे और परिवार भी पढ़ा लिखा सुसंस्कृत था। 4 बहनों के इकलौते भाई होने के कारण उन पर जिम्मेदारियां बहुत थीं। दीदी ने भी हर जिम्मेदारी को अपना समझ पूरी निष्ठा से निभाया। बहुत जल्दी वो एक संस्कारी बहू, एक समर्पित पत्नी और चहेती भाभी बन गई। घर की तमाम जिम्मेदारियों में कब वो अपने सारे सपनों को भूल गई, पता ही नहीं चला। यही बात पिछली कहानी में भी थी कि अपने लिए जीना स्त्रियां समझ ही नहीं पाती हैं कि हमें अपने लिए भी जीना है, हमारी भी कोई खुशी ख्वाहिश या हमारे भी कोई सपने हैं। हमारे समाज में लड़कियों का लालन पालन ही कुछ इस प्रकार से होता है कि वह हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेने में प्रवीण हो जाती हैं। स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचना उनके स्वभाव में होता है।
दीदी भी अब अपने परिवार में ऐसे घुल मिल गई जैसे सदा से यही करना था उनको। चारों नंदों की शादी हो चुकी थी और वक्त के साथ साथ अब उनका भी परिवार बढ़ चुका था। उनके दोनों बच्चे मनु और मिनी बहुत ही प्यारे और पढ़ाई लिखाई में दीदी की ही तरह तेज थे। गर्मी छुट्टियों में घर मेहमानों से भर जाता। हर तरफ बच्चों का खेल कूद, धूम धड़ाका, बहनों की आपसी बातचीत और हंसी खुशी का माहौल। स्मिता जी, ये सुन करके तो गर्मी की छुट्टियां याद आ रही हैं, जिसकी रौनक अब धीरे धीरे कुछ तो कोरोना ने ख़त्म कर दी थी और कुछ तो छोटे परिवार होने की वजह से अपने आप ही कम होता चला जा रहा है। नहीं तो गर्मी की छुट्टियों में नानी और दादी के घर में बच्चों की चहल पहल और जो रौनक हुआ करती थी उसकी तो बात ही अलग थी। तो हर तरफ बच्चों का खेल कूद, धूम धड़ाका, बहनों की आपसी बातचीत और हंसी खुशी का माहौल। दीदी सभी का बहुत ध्यान रखती, सबकी फरमाइशी पूरी करती। ना उन्होंने कभी किसी और ने ही सोचा कि उनका भी अपना कोई मायका है, उनकी भी कुछ चाहत हो सकती है। बस सभी को खुश देखकर दीदी खुश रहती। कभी कभी मुझसे ही अपने दिल की बात कर लेती। इसमें भी लगता जैसे अपने लिए कुछ सोचकर उन्होंने कुछ गलती कर दी। मैं उनके त्याग और समर्पण को देखकर उनके प्रति नतमस्तक हो जाती, लेकिन साथ में यह भी सोचती कि ये कैसी जिंदगी है जिसमें अपनी कोई इच्छा ही नहीं। खैर, हंसी खुशी जिंदगी बीत रही थी, लेकिन सभी दिन एक समान कहाँ होते हैं। कुछ दिनों से मिनी की तबीयत को लेकर दीदी जीजा परेशान थे। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। पिछले 2 महीनों से मिनी बेड रेस्ट पर थी, लेकिन हालत सुधरने की जगह और बिगड़ते ही जा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा, लेकिन मिनी बिस्तर से उठ न पाई। 2 साल बीत चुके थे। अब तो दीदी जो थोड़ा बहुत हंसती थी वह भी भूल चुकी थी। मैं जब भी उनके घर जाती, मनु मिनी मुझे देखकर बहुत खुश होते। मैं भी यथासंभव जो हो सकता था उनके लिए करती थी। मिनी के साथ बातें करना, उसके लिए कुछ अच्छा बनाकर खिलाना मुझे भी आत्मिक संतुष्टि का एहसास दिलाता था। लेकिन नियति के आगे किसकी चलती है। पूरे 4 साल बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मिनी ना रही। पूरा घर शोकाकुल था। दीदी बस एक ही बात कहती थी कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा तो सारा काम ही खत्म हो गया। पिछले कई सालों से उन्होंने अपनी बेटी के अलावा न कुछ सोचा था न किया था। वह अंदर से टूट चुकी थी। जीजा जी, मन्नू सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन दीदी की जिंदगी ही जैसे खत्म हो गई थी। वह रोज बिखर रही थी और आज 7 सालों के बाद अवसाद और कई अन्य बीमारियों से ग्रसित होने के बाद वह भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का यह अंत किसने सोचा था। क्या कुछ नहीं कर सकती थी दीदी वो अपने जीवन में। आज एक और जीवन लीला का अंत हो गया, बस यूं ही। सचमुच कितना कुछ छुपा है इस कहानी में। एक स्त्री जो क्या नहीं कर सकती थी, जिसने वकालत की डिग्री हासिल की, जो वकालत कर रही थी, उसने अपने घर परिवार के नाम पर वकालत छोड़ दी, घर संभाला। उसके बाद खुशी खुशी जीवन, बच्चे की बीमारी ने ऐसा तोड़ दिया कि वो अपने आप को भूल गई। और उसके बाद तो फिर घुल घुल कर कुछ भी करने के सिवाय बस अवसाद से घिर घिर कर अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठी। यही है स्त्री की कहानी। अपने लिए जीना, अपने लिए खुश रहना, अपने लिए कुछ कर पाना बहुत मुश्किल से ही कर पाती हैं स्त्रियां। इस चीज़ों से ही थोड़ा बाहर होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है अपने लिए जीना, अपने लिए सोचना, अपने लिए कुछ करना। अब मैं स्मिता जी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगी इतनी खूबसूरत कहानी लिखने के लिए। कितनी भावनाएं छुपी हैं, कितना बड़ा संदेश छुपा है इनकी कहानी में।
जिसे हर स्त्री को समझना और सीखना चाहिए। अब मैं आप सबके सामने अपनी कहानी चच्चू रखना चाहूँगी। चच्चू कहानी रिश्तों की कहानी है, जैसा कि मेरे सारे पाठक या मेरे दर्शक जानते होंगे कि मेरी ज़्यादातर कहानियाँ रिश्तों पर ही आधारित हैं, क्योंकि रिश्ते मायने रखते हैं मेरे लिए भी, और मैं समझती हूँ आप सभी दर्शकों श्रोताओं के लिए भी, कि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धन दौलत रुपया पैसा ज़मीन जायदाद ये सब कुछ रिश्तों के आगे बेमानी है। रिश्तों को समझना, उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। चच्चू कहानी कुछ ऐसे ही रिश्तों पर आधारित है। दो भाइयों के प्रेम की कहानी है, जिस कहानी में एक बुरा मोड़ आता है झूठ का रूप लेकर के। और झूठ एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो किसी भी रिश्ते में अगर आ जाता है तो उसके बाद रिश्तों का अंत होना एक तरह से तय हो जाता है। तो दो भाइयों के प्यार की कहानी कौन से झूठ की वजह से किस तरह से ख़त्म होती है या नहीं होती है, बचती है, क्या होता है, यह तो आप कहानी के अंत में समझेंगे। तो लीजिए मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी चच्चू, जिसके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि विश्वास और झूठ ये दोनों जीवन के ऐसे एक शब्द हैं जो कि रिश्तों को, एक शब्द विश्वास जो है कि रिश्तों का एक मजबूत स्तंभ है, और झूठ रिश्तों का एक ऐसा कमज़ोर और ख़तरनाक एक तरह से जहर कह सकते हैं जो रिश्तों पर बहुत भारी पड़ता है। कहानी की शुरुआत है दो भाइयों के संवाद से। नन्हे, तेरी भाभी बता रही थी कि तुम कल जाने को कह रहे हो। हाँ दद्दा, अब तो जाना ही पड़ेगा। वैभव का स्कूल भी खुलने वाला है और मेरी और स्मिता की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। कुछ दिन और रह लेता तो अच्छा रहता। तुम लोगों के आ जाने से ही तो थोड़ी रौनक हो जाती है। हम लोगों का तो कहीं आना जाना हो ही नहीं पाता है। तुम सबके आ जाने से थोड़ी चहल पहल हो जाती है घर में। आइए ना दद्दा, आप लोग भी एक बार दिल्ली। कितना कुछ है वहाँ देखने और घूमने लायक। इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, यह सब देखकर राधिका और सुरैया भी बहुत खुश होंगी। आप कभी भी प्रोग्राम बनाकर बताइए, मैं टिकट कराकर भेज दूंगा। अरे सोचता तो अक्सर ही हूँ, पर खेती बाड़ी का काम ऐसा है कि छोड़कर निकलने लायक नहीं रहता है। एक के बाद एक काम लगा रहता है। किसके भरोसे छोड़कर हम निकले यहाँ से। अच्छा, मैं थोड़े से गेहूँ चावल और ताज़ी सब्जियाँ बांध देता हूँ। इस बार तू ले जा। तू एक एक दिन का खरीद कर खाता है वहाँ पर, और यहाँ अनाज से घर भरा पड़ा रहता है। अरे दद्दा, 9 की लकड़ी 90 खर्च। यहाँ से चावल गेहूँ लेकर जाने पर कुली और टैक्सी को जितना देना पड़ सकता है उतने में वही गेहूँ और चावल खरीद लेता हूँ। इतनी दूर ले जाने में समस्या भी तो बहुत आती है, और फिर वहाँ तो गेहूँ पिसवाना भी बहुत मुश्किल काम है। यहाँ की तरह जगह जगह आटे की चक्की नहीं मिलती है वहाँ पर। वहाँ तो आटे के पैकेट का ही प्रचलन है। हम वही लाते हैं और 15-20 दिन एक पैकेट आराम से चल जाता है। अरे वह भी कोई आटा होता है रबर जैसा? वही सब तो खा रहे तुम लोग, तभी तो अभी से पेट निकला जा रहा है। इस बार तू अपनी गाड़ी लेकर आया है तो इस बार यहाँ से बिना गेहूँ चावल लिए नहीं जाने दूंगा, कहकर बड़े दद्दा बाहर निकल गए। अपने बड़े भाई की बात शेखर टाल नहीं सकते थे, इसलिए हंसते हुए बोले, अब आप कह रहे हैं दद्दा तो बिना लिए कैसे जा सकता हूँ, पर बहुत बड़ी बोरी में मत बांधिएगा, कहकर शेखर भी दद्दा के पीछे पीछे बाहर निकल गए। रात के खाने के बाद जब बच्चे सोने चले गए तो दद्दा ने शेखर से कहा, नन्हे,
तेरी भाभी बता रही थी कि दिल्ली में तूने घर में साफ सफाई करने और बर्तन धुलने के लिए महीने के 2,000 देकर काम वाली लगाई है। हाँ दद्दा, देना ही पड़ता है। वहाँ तो रेट ही यही है काम वालियों की, और उनके बिना घर का काम हो भी नहीं सकता है। सारिका को भी घर से सुबह 8 बजे ही निकलना पड़ता है और फिर शाम को भी घर आते जाते 7 बज जाते हैं। इसलिए बिना किसी के मदद के तो घर के काम हो ही नहीं सकते हैं। और वैभव को भी तूने क्रिच में रखा है शायद। 3,000 तू शायद वहाँ भी देता है। हाँ दद्दा, महानगरों और एकल परिवार की यही तो त्रासदी है। हर काम के लिए हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। पैसे दो और सेवा लो। पहले ही का समय अच्छा था। संयुक्त परिवार हुआ करते थे। मिलजुल कर कैसे काम हो जाता है पता ही नहीं चलता था। अब तो जितना कमाओ उसका आधा हिस्सा मददगारों को देना एक मजबूरी हो जाती है। नन्हे, मैं और तेरी भाभी एक बात सोच रहे थे, दद्दा ने गला खखारते हुए कहा। जी बोलिए दद्दा। मैं यह कह रहा था नन्हे कि राधिका ने इंटर पास कर लिया है। आगे पढ़ाने का तो हमारा बूता है नहीं। 2-4 साल में अच्छा घर परिवार देकर उसकी शादी ही कर देनी है। हम चाहते हैं कि तो उसे अपने साथ दिल्ली लेता जा। थोड़े दिन वहाँ रह लेगी तो शहर के थोड़े रंग ढंग सीख लेगी, तो शायद किसी अच्छे परिवार में खप जाए। तेरी भाभी कह रही थी कि राधिका तेरे यहाँ चली जाएगी तो तू काम वाली को भी हटा सकता है और वैभव को भी क्रेच में रखने का झंझट खत्म हो जाएगा। राधिका घर के काम भी कर लेगी और वैभव को भी संभाल लेगी। तेरे सीधे सीधे 5,000 रुपये भी बच जाएंगे और राधिका भी दिल्ली में रहकर थोड़ी स्मार्ट हो जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं आप दद्दा? राधिका को घर के काम करने के लिए मैं लेकर जाऊं वहाँ? कितना ओछा बना दिया आपने मुझे। दद्दा की बात सुनकर शेखर एकदम असहज हो उठे। अरे नहीं रे नन्हे, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब तो यह था कि राधिका के होने से बहू को थोड़ी मदद मिल जाएगी घर के कामों में। दद्दा का चेहरा स्याह हो रहा था। क्या करूं नन्हे, बेटे की चाहत में 4-4 बेटियों की लाइन तो लगा ली, पर अब उनकी ठीक से परवरिश नहीं कर पा रहा हूँ। दिन रात खेती में खटने के बाद भी जब अनाज लेकर मंडी पहुँचता हूँ तो हर साल यह उम्मीद रहती है कि कुछ अच्छा दाम मिल जाएगा और बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा, पर हर बार औने पौने दाम में ही बेचकर आना पड़ जाता है। न बेचूं दलालों के रेट पर तो अनाज घर में ही सड़ने लगते हैं। अब तो बेटियों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। अच्छे घर परिवार में कैसे ब्याह पाऊंगा उन्हें, कहकर दद्दा झटके से उठकर बाहर चले गए। राधिका को साथ लेकर जाने के दद्दा के प्रपोजल से को सुनकर शेखर थोड़ा असहज हो गया। दद्दा ने इच्छा व्यक्त की है तो उसे हर हाल में शिरोधार्य तो करना ही है, पर यह इतना आसान है क्या? 1 बेडरूम वाले अपने घर में वह राधिका को कहाँ रखेगा? जवान लड़की है, शहरी वातावरण से एकदम अनजान है। वे दोनों दिन भर ऑफिस में रहेंगे। राधिका को अकेले घर पर छोड़ेगा कैसे? कहाँ तक सुरक्षित रहेगा ये? गांव का सीधा साधा जीवन जीने वाले लोगों को कहाँ पता होता है कि बड़े शहरों में पानी भी खरीद कर पिया जाता है। 2 लोगों की गृहस्थी में तीसरे को एडजस्ट करने से बजट के समीकरण पर भी तो प्रभाव पड़ता है। वे दोनों तो दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर और गाड़ी का लोन, वैभव की फीस और राशन सब्जी के खर्चों का जोड़ तोड़ बिठाते रहते हैं। पर यह सब बात वह दद्दा से तो कह नहीं सकता था, और न ही उसके दद्दा को इस बात का जरा भी एहसास होगा कि उसके दिल्ली में रहने वाले भाई के पास भी कभी पैसे की समस्या हो सकती है। गांव के बड़े बड़े आंगन और चौपाल वाले घरों में रहने वाले लोग यह कहाँ समझ पाते हैं कि बड़े शहरों में सोफा कम बेड, फोल्डिंग कॉट और कुर्सियां रखकर कमरे को दिन में तो बैठने लायक और रात में सोने लायक बनाया जाता है। शेखर ने स्मिता से दद्दा की कही बात बताई तो वह भी असमंजस में पड़ गई। छोटे घर और छोटी आमदनी में एक अन्य सदस्य का अस्थायी रूप से आना थोड़ा शोचनीय तो हो जाता है। राधिका के साथ चलने से स्मिता को बेशक थोड़ा आराम तो हो जाता,
घर, ऑफिस और वैभव तीनों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते बेचारी निढाल तो हो जाती है। गांव में रहकर राधिका घर के कामों में इतनी निपुण हो चुकी है कि उसके साथ की वजह से घर के काम चुटकी बजाते ही निपट जाएंगे। पर इतने से आराम के लिए किसी को हमेशा के लिए घर में बैठा लेना भला कहाँ की समझदारी होगी। देखो सारिका, दद्दा ने कहा है तो हमें हाँ या ना पर तो विचार करना ही नहीं है। मैं भाभी से कह देता हूँ कि वह राधिका को भेजने की तैयारी कर दे। बाकी चीज़ें हम दिल्ली पहुंचकर देख लेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। अगले दिन राधिका जब एक छोटा सा संदूक लेकर शेखर के साथ चलने के लिए निकली तो दिन भर चच्चू चच्चू करके आगे पीछे घूमते रहने वाली राधिका को शेखर ने पहली बार बड़े ध्यान से देखा। सबसे पहले तो इसके लिए 3-4 सेट अच्छे कपड़े खरीदने होंगे, वरना आसपास वाले इसका पहनावा देखकर तो सचमुच इसे मुझे हमारे घर की काम वाली समझ बैठेंगे। ऐसा सोचते हुए शेखर दद्दा और भाभी का पैर छूते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राधिका दीदी वैभव के साथ दिल्ली चल रही हैं और उसके साथ ही यह वहाँ रहेंगी, यह सुनकर शेखर वैभव की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रह गया था। और दिल्ली जाने के अप्रत्याशित अवसर को पाकर राधिका के सतरंगी सपनों को भी जैसे पंख लग गए थे। वैभव को अपने बाहों के घेरे में संभाले राधिका कार की खिड़की से बाहर देखे जा रही थी और अगली सीट पर बैठे शेखर और सारिका घर पहुंचकर घर की व्यवस्था और हिसाब किताब के जोड़ तोड़ में लग गए थे। दिन भर की तो कोई समस्या है नहीं और रात को सोने के लिए सोफा कम बेड है ही। संदूक तो हम राधिका का बेडरूम में ही रख लेंगे और फिर देखेंगे, हो सका तो एक छोटी अलमारी खरीद लेंगे कुछ दिनों में। वैसे भी अब धीरे धीरे वैभव के सामान भी बढ़ ही रहे हैं और उसके लिए भी एक अलमारी की ज़रूरत तो महसूस होने लगी है। सारिका अपने 1 बेडरूम वाले घर में राधिका को किस तरह एडजस्ट करेगी, इस पर मन ही मन विचार कर रही थी। वह तो ठीक है, पर दिन भर अकेली राधिका घर पर कैसे रहेगी? उसे घर पर अकेला छोड़ पाना कहाँ तक सुरक्षित रहेगा? शेखर भी मन ही मन विचार कर रहा था। यह तो सचमुच बहुत बड़ी समस्या है। इतना समय खराब है और राधिका ने तो इसके पहले गांव से बाहर कदम तक नहीं रखा है। कैसे रह पाएगी दिन भर घर में अकेली? कहीं कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सारिका ने चिंता व्यक्त की। दद्दा ने इस बात को कितना सरल और सहज मानकर अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी। उनकी नज़र में तो बस उन्होंने अपनी बेटी को अपने भाई के घर रहने को भेजा था, पर उनके इस निर्णय से शेखर और सारिका के समक्ष कितनी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसका उन्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। अगले दिन से ही शेखर और सारिका का ऑफिस और वैभव का स्कूल शुरू था। पूरी रात दोनों इसी उधेड़बुन में रहे कि सुबह राधिका को कैसे अकेले घर में छोड़कर जाएंगे। अपना गांव होता तो किसी के भी पास दिन भर के लिए आसानी से छोड़ देते, पर यहाँ तो पड़ोसियों से किसी प्रकार की मदद मांगने का मतलब अपनी इंसल्ट करा लेना होता है। हार कर शेखर और सारिका ने राधिका को अकेले ही घर में छोड़कर बाहर से ताला लगाकर ऑफिस जाने का निर्णय लिया। उन्हें डर था कि अगर घर लॉक नहीं करेंगे तो किसी के भी आने पर सारिका दरवाज़ा न खोल दे। राधिका को हर तरह से समझाकर दुलार पुचकार कर शेखर और सारिका ऑफिस तो चले गए, पर उनका पूरा ध्यान राधिका पर ही लगा रहा। शेखर तो हर आधे घंटे पर फ़ोन करके उससे बात करता रहा और शाम को भी कुछ ज़रूरी काम का बहाना करके जल्दी ही घर वापस आ गया। घर में राधिका को सामान्य पाकर उसने राहत की सांस ली। शेखर की ही तरह सारिका भी रोज की अपेक्षा थोड़ा पहले ही घर के लिए निकल गई। राधिका को लेकर जो मानसिक तनाव उसे हो रहा था, उससे उसका मूड भी थोड़ा उखड़ा उखड़ा हुआ था। पर घर के अंदर पहुंचकर अपने घर का सुव्यवस्थित रूप देकर उसका उखड़ा हुआ मूड बिल्कुल ही खुशगवार हो गया। रोज सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में अस्त व्यस्त घर, बिखरा किचन और अधुले कपड़े छोड़कर ही उसे निकल जाना पड़ता था और शाम को वापस आते ही फिर कोल्हू के बैल की तरह काम में जुट जाना पड़ता था।
किंतु आज तो उसके घर का स्वरूप ही बदला हुआ था। किचन बिल्कुल चकाचक था। एक एक बर्तन अपनी जगह पर करीने से सजे हुए थे। मशीन में कपड़े मशीन में पड़े हुए कपड़े न केवल धुल चुके थे बल्कि सूखने के बाद करीने से तह लगाकर बेड पर किनारे रखे हुए थे। जो चादर स्मिता जो चादर सारिका हफ्तों उठाकर झाड़ने तक की फुर्सत नहीं पाती थी, वह धुलकर सुखाकर दोबारा बिछी हुई थी, जिस पर सिलवट का नाम तक नहीं था। सारिका को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि यह उसका ही घर है। राधिका को लेकर उसके मन में जो तनाव चल रहा था वह अचानक ही कम हो गया और उसने राधिका को गले लगाते हुए कहा, अरे बेटा, तुम तो लगता है दिन भर काम ही करती रही हो। मेरे घर की तो काया ही पलट दी है तुमने। क्या जरूरत थी इतना काम करने की? मैं आती तो कर लेती सब। कहने को तो कह गई राधिका कहने को तो कह गई सारिका, लेकिन राधिका के किए काम से जो सुकून वह महसूस कर रही थी उसकी झलक उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। चाची के मुंह से अपने किए काम की तारीफ सुनकर और उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान देखकर राधिका उत्साह से भर उठी। चाची, चाय बनाऊं? राधिका ने सारिका को लाड़ जताते हुए पूछा। सारिका का दिल तो किया कि बिना एक पल गवाए ही हाँ कह दे। ऑफिस से आकर एक कप बनी बनाई चाय पर पाकर उसकी तो आत्मा ही तृप्त हो जाएगी, किंतु शेखर के डर से ऊपरी मन से मना करते हुए उसने कहा, अब मैं आ गई हूँ, अब तुम कुछ नहीं करोगी। अब तुम बस वैभव के साथ बैठो और खेलो। चाय खाना सब मैं बना लूंगी। सारिका को डर था कि चाय के लिए हाँ कहने पर शेखर कहीं नाराज न हो जाए कि उसकी भतीजे को बिल्कुल काम वाली ही समझ लिया है। पर शेखर अच्छी तरह समझ रहा था कि राधिका के आने से सारिका थोड़ी असहज हो रही है। अतः राधिका की उपस्थिति को खुशगवार बनाने के लिए उसने अप्रत्याशित रूप से सहमति जताते हुए कहा, चल राधिका, बना ला चाय। देखूं तू मुझसे अच्छी चाय बना पाती है या नहीं। चच्चू, क्या आप भी चाय बनाना जानते हैं? राधिका ने आश्चर्य से पूछा। और नहीं तो क्या, आज तू बना, कल मैं तुझे बनाकर पिलाऊंगा। फिर बताना कि तूने अच्छी चाय बनाई है या मैंने। अरे वाह चच्चू, कहते हुए राधिका हंसते हुए किचन में चली गई। राधिका के साथ लगे होने की वजह से कब डिनर बन गया और कब सबने खा पी लिया, सारिका को जैसे पता ही नहीं चला। शेखर और सारिका जब सोने के लिए गए तो मात्र 9:30 ही बज रहे थे, जबकि आमतौर पर काम खत्म करते करते रात के 11:30-12 बज ही जाते थे। राधिका के आने से शुरू में जो असमंजस और असहजता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वह धीरे धीरे उसकी कार्यकुशलता की वजह से खत्म होने लगी। गांव में दिन भर घर के कामों में लगे रहने वाली राधिका को यहाँ का काम काम लगता ही नहीं था। नए नए स्टाइल के बर्तन, मिक्सर, ओवन, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें देखकर वो बहुत आकर्षित होती थी और उनको उपयोग करके काम करने का बहाना ढूंढा करती थी। सारिका के ऊपर से तो काम का सारा तनाव ही खत्म हो गया था। साथ ही वैभव भी अब पूरा समय उसे छोड़ राधिका दीदी की रट ही लगाए रहता था, जिसकी वजह से सारिका भी अब बहुत खुश रहने लग गई थी। पर धीरे धीरे शेखर के मन पर बोझ बढ़ने लगा। उसे राधिका का यूं दिन भर सिर्फ घर के कामों में लगा रहना नागवार गुजरने लगा। राधिका यूं दिन भर घर के कामों में लगे रहती है, यह देखकर अब मुझे बहुत अपराध बोध होने लगा है। इस तरह तो वह हमारे घर में सचमुच केवल एक कामवाली बनकर रह जाएगी। शेखर ने सारिका से कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अपने घर में काम करने से कोई काम वाली थोड़ी ही बन जाता है, और फिर हम उससे कोई काम थोड़े ही करवा रहे हैं। जैसे वह अपने घर में माँ की मदद करती है वैसे यहाँ मेरी कर रही है। इसके लिए तुम अपराध भावना क्यों ला रहे हो अपने मन में? और फिर राधिका यहाँ गांव से ज़्यादा खुश और सुखी है। 2 ही महीने में देखो उसका रंग कितना निखर आया है और पहनावे ओढ़ावे में परिवर्तन हो जाने से देखने में भी कितनी अच्छी लगने लग गई है। वह सब तो ठीक है सारिका, पर क्या अगर वह हमारी बेटी होती तब भी हम उसे यूं ही घर में बिठाए रहते? उसे आगे पढ़ाने और उसके भविष्य को संवारने की कोशिश नहीं करते? बेशक करते शेखर, पर हम राधिका की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हमने उसे वैभव के बराबर ही समझा है। सिर्फ अच्छी परवरिश से ही भविष्य नहीं संवरता है सारिका।
उसके लिए अच्छी शिक्षा का मिलना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम राधिका को नहीं दे रहे हैं। हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या करना चाहते हो तुम? क्या करना चाहिए हमें? सारिका ने पूछा। मैं आगे पढ़ाना चाहता हूँ राधिका को। दद्दा ने उसे मेरे पास भेजा है, तो मैं उसे बिल्कुल उसी तरह शिक्षित करूँगा जिस तरह से वैभव को करूँगा। पर यह कैसे संभव हो पाएगा शेखर? दिल्ली में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कोई हंसी खेल तो है नहीं। पहली बार तो राधिका के 12वीं के परसेंटेज पर दिल्ली के किसी कॉलेज में उसे एडमिशन ही नहीं मिलेगा। दूसरे, हमारे बजट में कहाँ गुंजाइश है कि हम उसकी पढ़ाई का खर्चा निकाल पाएं? सारिका ने कहा। पर यह सब हमें कैसे भी मैनेज करना होगा। मैं उसे इस तरह घर में बैठा और दिन रात घर के कामों में लगा रहते अब और नहीं देख सकता हूँ। देखो शेखर, तुम मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, पर कई मामलों में हम औरतें तुम आदमियों से ज़्यादा दूरदर्शी होते हैं। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, पर अभी तुम्हारा निर्णय मुझे अपरिपक्व लग रहा है। राधिका को कहीं एडमिशन कराने का निर्णय लेने में हड़बड़ी मत करो, थोड़ा समय रुक जाओ। सारिका ने शेखर से कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो सारिका, मैं तुमसे किसी रूढ़िवादी महिला की तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं करता हूँ, जो अपने ससुराल वालों पर पैसे खर्च करना या उनके लिए कुछ अच्छा करने के निर्णय में अपनी टांगें अड़ाते हैं। शेखर के वाक्य में आक्रोश का पुट साफ साफ झलक रहा था। शेखर की बात सुनकर सारिका की आंखें भर आईं। बात उसके दिल को चुभ गई क्योंकि वह उन औरतों में से बिल्कुल नहीं थी जो मायके ससुराल में भेद रखती हैं या अपने ससुराल के लोगों के भले के बारे में नहीं सोचती हैं। और इस बात को अच्छी तरह जानते हुए शेखर ने ऐसा कहा तो सारिका अपने आंसू छिपाते हुए वहां से उठकर चली गई। शेखर को अपने कहे शब्दों पर पछतावा हुआ तो उसने सारिका को सॉरी बोला और कहा, मेरी बात से नाराज मत हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि तुम मुझे हतोत्साहित न करो, बल्कि मेरा साथ दो। अब छोड़ो उस बात को और बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। शेखर, तुमने शुरू से देखा है कि मैंने राधिका और सुरैया को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया है, इसलिए जब तुमने ऐसा कहा तो मुझे सचमुच बहुत दुख हुआ। मैं राधिका और तुम सबका भला चाहती हूँ, इसलिए ही तुमको यह समझाना चाह रही थी कि अभी राधिका को घर से बाहर निकलने देना ठीक नहीं है। वह बिल्कुल गांव के परिवेश से आई है। इसके पहले उसने इतने बड़े शहर का मुंह नहीं देखा है। ऐसी दशा में उसका अकेले बाहर आना जाना खतरनाक हो सकता है। वैसे भी ज़्यादातर होता यह है कि छोटे शहरों से या बचपन से बहुत बंधनों में रहने वाली लड़कियां जब खुला आकाश पाती हैं तो उनके पर निकल आते हैं और फिर उनकी हरकतें ऐसी होने लगती हैं कि उन्हें बांध पाना मुश्किल हो जाता है। राधिका भी किस स्वभाव की लड़की है यह तो अभी न मैं जानती हूँ और न तुम। मेरा तो खैर कुछ सालों का ही साथ है, पर तुम भी तो बस साल 2 साल में 2-4 दिन के लिए ही मिलते हो उनसे। उतने में किसी का मौलिक स्वभाव क्या है कैसे परख सकता है कोई? थोड़ा समय रुक जाओ, हम उसे समझ लें और वह दिल्ली शहर को समझ ले, फिर करा देंगे उसका एडमिशन। शेखर, किसी की लड़की को रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो सारा दोष हमारे ही सिर आएगा। तुम भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम न उठा लो जिसके दूरगामी परिणाम ठीक न हो। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सारिका ने अपनी बात कही। शेखर को सारिका की बात समझ में तो आई, किंतु पत्नी कितनी भी समझदारी की बात करे, किंतु अगर वह बात पति की मर्जी के विरुद्ध होती है तो उसे न मानने के वह कई तर्क ढूंढ लेता है। सारिका की बात सही लगने के बावजूद भी शेखर मन ही मन यह मान बैठा कि सारिका यह सोच रही है कि अगर राधिका कॉलेज जाने लगेगी तो घर के कामों में जो आराम उसे मिल रहा है वह बंद हो जाएगा, और साथ ही साथ उसकी पढ़ाई में होने वाले खर्चों को सोचकर भी सारिका पीछे हट रही है। शेखर ने चुपचाप गांव से राधिका के सर्टिफिकेट मंगा लिए और उसके एडमिशन के प्रयास करने लगा। अधिकांश कॉलेजों में एडमिशन की डेट तो निकल चुकी थी और फिर राधिका के नंबर भी इतने कम थे कि किसी कॉलेज में उसे ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलना संभव नहीं हो पाया। हार कर शेखर घर के पास के ही एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बेसिक कोर्स करने के लिए राधिका का एडमिशन करा दिया।
उसने सोचा कि कंप्यूटर की नॉलेज हो जाएगी तो घर बैठे भी राधिका बहुत कुछ सीख लेगी। अपनी बात के इग्नोर हो जाने से सारिका हर्ट तो बहुत हुई, पर फिर भी कुछ कहने से घर का माहौल खराब न हो, इसलिए वह चुप रही। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चूंकि शेखर के घर के बिल्कुल पास था, इसलिए शेखर राधिका को अपने साथ ले जाता और उसे वहां छोड़कर ऑफिस चला जाता। शेखर और सारिका ने राधिका को सख्त हिदायत दी थी कि क्लास खत्म होने के बाद सीधा घर जाए और लैंडलाइन से फ़ोन करके उन्हें अपने घर पहुंच जाने की सूचना दे दे। राधिका के कंप्यूटर सीखने की खबर पाकर दद्दा और भाभी तो निहाल हो गए। दद्दा ने गदगद कंठ से शेखर और सारिका को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने का आशीर्वाद दिया और 8वीं कक्षा तक पढ़ी भाभी तो खुशी के मारे रो ही पड़ी थी। उनके कंठ से एक आवाज़ तक न निकल पाई थी। राधिका भी अब पहले से कहीं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। इंस्टीट्यूट आने जाने से धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास भी जागृत होने लगा था। उसके बातचीत और चाल ढाल में भी तेजी से परिवर्तन परिलक्षित होने लगे थे। शेखर जब कभी घर पर लैपटॉप पर काम करता तो वह उसके बगल में बैठ जाती और कहती, चच्चू मुझे भी सिखाइए ना, कहकर मनुहार करती। उसकी सीखने की ललक देखकर शेखर उसे रोज घर पर भी थोड़ी थोड़ी कंप्यूटर की जानकारी देने लगा। कुछ ही महीने में राधिका ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया। उसकी इस उपलब्धि से शेखर बहुत आत्मसंतोष महसूस करने लगा और मन ही मन अगले वर्ष किसी भी तरह उसे ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलाने के बारे में विचार करता रहा। एक दिन शेखर से लाड जताते हुए राधिका ने कहा, चच्चू मेरी क्लास में हर बच्चे के पास मोबाइल है, मुझे भी एक दिला दीजिए ना, छोटा सा ही। भतीजी की यह छोटी सी इच्छा शेखर को बिल्कुल जायज लगी। आखिरकार आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। उन्हें देखकर राधिका का भी तो मन करता ही होगा कि उसके पास भी मोबाइल हो। पर जब यह बात उसने सारिका को बताई तो सारिका ने फिर इसका विरोध किया और कड़े शब्दों में शेखर को मना करते हुए कहा कि वह राधिका को मोबाइल दिलाने की गलती बिल्कुल ना करे, वह भटक जाएगी। इस बार भी शेखर ने सारिका की बात को महत्व न देते हुए अगले दिन राधिका को फ्री कॉल की स्कीम वाले सिम के साथ एक छोटा सा मोबाइल दिला दिया। जैसा सारिका को भय था वैसा ही हुआ। मोबाइल पाकर तो राधिका के पर ही निकल आए। दिन रात घर के कामों में और कंप्यूटर सीखने में लगी रहने वाली राधिका का मन अब भटकने लगा। अब न ही वह घर के कामों में रुचि ले रही थी और न ही कंप्यूटर की प्रैक्टिस मन लगाकर कर रही थी। जब देखो तब फोन पर बातें करने में ही लगी रहती। सारिका को उसका यह बदला हुआ रूप पसंद नहीं आ रहा था, पर वह चुप थी, क्योंकि वह यह बात समझ चुकी थी कि वह राधिका को चाहे कितना भी प्यार कर ले, पर शेखर को उसका राधिका को रोकना टोकना नागवार गुजरेगा। एक दिन शेखर अपने किसी काम से ऑफिस के टाइम में बाजार की तरफ जा रहा था तो रास्ते में राधिका को एक लड़के के साथ घूमते देख वह ठिठक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि अपने जिस भतीजी को वह इतना सीधा सरल समझता है, वह इस तरह उनकी लाख हिदायतों के बावजूद अनजान लड़के के साथ घूम रही है, बिना अपने भले बुरे की परवाह किए, बिना सोचे समझे शहर के रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। शेखर को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई लगी। वह सोचने लगा कि राधिका को रोकना बहुत जरूरी है, वरना इस शहर में तो उसका न जाने क्या हाल हो जाएगा और फिर दद्दा और भाभी को वह क्या मुंह दिखाएगा। शाम को घर आने पर शेखर को परेशान देख सारिका ने कारण पूछा तो शेखर लगभग रुआंसा ही हो उठा। उसने जब सारिका को अपनी परेशानी बताई तो सारिका बिफर पड़ी। देख लिया ना मेरी बात न मानने का परिणाम। मैं शुरू से ही तुम्हें रोक रही थी, तुम्हें राधिका के बारे में जल्दीबाजी करने से मना कर रही थी, पर तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी लग रही थी। तुम्हें तो हर बार बस यही लगता था कि मैं राधिका को प्यार ही नहीं करती हूँ और उसके भले के लिए कुछ करना ही नहीं चाहती हूँ, जबकि मेरे रोकने के पीछे कारण यही सब था। राधिका के हाव भाव मुझे शुरू से ठीक नहीं लग रहे थे, मुझे इन सब बातों के होने का डर था। राधिका जब से यहाँ आई है उसकी कुछ हरकतें बार बार मुझे खटक रही थी।
शेखर, तुम पुरुषों का ध्यान जिन छोटी छोटी बातों पर नहीं जाता है, हम औरतें उन बातों को बहुत जल्दी नोट कर लेते हैं। मैं शुरू से ही राधिका की हरकतों को नोट कर रही थी। चंद दिनों में ही मैंने यह देख लिया था कि राधिका यहाँ आकर बहुत बेसब्र हो रही है। दिल्ली के लड़के लड़कियों को देखकर वह अतिशीघ्र उनकी तरह बनने को बेताब हो रही है। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है शेखर, पर मैंने कई बार उसे अनायास बालकनी में आते जाते और काफ़ी देर तक खड़े रहते देखा है। और जब मैं किसी बहाने से वहाँ जाती तो मैंने देखा है कि नीचे या आसपास की बालकनी में कोई न कोई लड़का जरूर खड़ा रहता था। उन लड़कों का ध्यान भले ही राधिका पर न हो, पर मुझे पूरा विश्वास है कि राधिका उन्हें इम्प्रेस करने का प्रयास किया करती थी। तुम्हें ऐसा लगता था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शेखर ने अपनी खींच उतारी सारिका पर। तब मैं तुम्हें यह सब बताती तो क्या तुम मेरी बात मानते? तुम मेरी बात सुनते ही कब थे? मैंने तो तुम्हें आगाह करने की कोशिश हर बार की, पर तुमने हर बार मेरी बात का गलत अर्थ निकाला था। आज तो तुम मेरी बात पर यकीन कर ले रहे हो, पर तब तो तुम उल्टा मुझे ही डांट देते कि मैं राधिका पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हूँ। खैर, अब छोड़ो उन बातों को, अब आगे की सोचो क्या करना है। राधिका के उल्टे सीधे हरकतों का पता अगर दद्दा और भाभी को लग गया तो वे हमें ही दोषी मानेंगे हमने उसका ख्याल नहीं रखा और हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। शेखर और सारिका रात भर बेचैन रहे। अंत में उन्होंने राधिका को एक बार समझाने का और निर्णय किया। उन्होंने तय किया कि वे कल सुबह राधिका को बड़े शहरों में मनमाने तरीके से रहने के भयावह नतीजों को की तस्वीर से उसको रूबरू कराकर उसके अंदर डर बिठाएंगे, और जिसकी वजह से वह अकेले बाहर आने जाने का दुस्साहस फिर से नहीं करेगी। पर गांव के बंधनों में बंधी रहने वाली राधिका शहर में आकर मौका पाते ही हिरनी के जैसे कुलांचे भरने से बाज नहीं आई। एक दिन उसकी क्लास खत्म होने के बाद शेखर ने उसके मोबाइल पर फ़ोन करके पूछा कि वह कहाँ है, घर पहुँच गई? तो राधिका ने कहा, हाँ वह घर पहुँच गई है। शेखर ने उसकी बात पर यकीन कर लिया, पर फिर अचानक उसके सच को परखने के लिए उसने लैंडलाइन पर फ़ोन किया। फ़ोन नहीं उठा तो शेखर का दिमाग ठनक गया। ऑफिस से तुरंत छुट्टी लेकर वह घर आ गया। घर पर ताला लगा देख वह विवेक शून्य हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी भोली भाली सी दिखने वाली भतीजी तो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। ताला खोलकर शेखर अंदर आ गया और बेचैनी पूर्वक बालकनी में टहलने लगा। थोड़ी ही देर में राधिका एक लड़के के साथ बाइक पर आती दिख गई। शेखर झट से अंदर चला गया और उसने सेल पर फोन करके पूछा, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं चच्चू, अपनी कंप्यूटर की किताब पढ़ रही हूँ। ये गाड़ियों की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? मैं बालकनी में बैठी हूँ ना, नीचे से आ रही हैं। फ़ोन कट करके शेखर धम्म से सोफे में धंस गया और जो ही अपनी चाबी से ताला खोलकर राधिका अंदर घुसी तो गुस्से में तमतमाए शेखर ने तड़ातड़ 8-10 तमाचे उसके गाल पर जड़ दिए। हकबकाई सी राधिका को थोड़ी ही देर में सारा मामला समझ में आ गया और डर से कांपती हुई वह कमरे में जा छुपी। सारिका के आने पर जब शेखर ने उसे सारी बात बताई तो वह स्थिति को कुछ संभालती इससे पहले ही गांव से हाल चाल लेने के लिए दद्दा का फोन आ गया। शेखर को उम्मीद थी कि राधिका उनसे अच्छी तरह बात करेगी, जिससे उन्हें उसकी करतूत का बिल्कुल पता न चल पाए। किंतु पिता की आवाज़ सुनते ही राधिका फोन पर ही जोर जोर से रोने लगी। हकबकाए से दद्दा ने उधर से जब रोने का कारण पूछा तो राधिका ने रोते हुए कहा, चच्चू ने मारा है। सुनकर शेखर के शरीर में तो जैसे काटो तो खून ही न रह गया। राधिका ऐसा कहेगी, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। दद्दू ने आगे और क्या पूछा और राधिका ने क्या बताया, शेखर को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वह इतना परेशान हो गया था कि रात को बिना खाना खाए ही सो गया।
सारिका ने उसे समझाते हुए कहा कि वह सुबह फ़ोन करके दद्दा को सारी बात सिलसिलेवार बताएगा तो उन्हें राधिका की गलती समझ में आएगी और उन्हें तुम्हारा उसे मारना गलत नहीं लगेगा। पर दूसरे दिन सुबह उठकर शेखर दद्दा को फ़ोन करता, इससे पहले ही दद्दा का ही फ़ोन दोबारा आ गया। नन्हे, तू 1-2 दिन में राधिका को यहाँ पहुँचा जा। तेरी भाभी की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, बार बार याद कर रही है वह राधिका को, दद्दा ने बहाना गढ़ते हुए कहा। क्या हो गया है भाभी को? मैं टिकट कराकर भेज रहा हूँ, आप सब यहीं चले आइए दद्दा। भाभी को अच्छे डॉक्टर को भी दिखा देंगे और यहाँ राधिका से भी मिल लेंगी वो। हमारा आना इतना आसान कहाँ है, तू उसे ही पहुँचा दे। दद्दा का स्वर बहुत ही रूखा था। पर दद्दा, उसके कंप्यूटर की क्लासेज छूट जाएंगे, नुकसान हो जाएगा उसका। शेखर के मुंह से जबान तालू से चिपक रही थी। रहने दे नन्हे उसकी पढ़ाई का बहाना। मैं गांव का सीधा साधा आदमी हूँ, अपने भाई को अपने बेटे जैसा समझा था और उसके पास इस उम्मीद से अपनी बेटी को भेजा था कि उसके साथ रहकर उसका भी भविष्य संवर जाएगा। तूने उसे पढ़ाने की कोशिश की, इसका मैं एहसान मानता हूँ, पर तू मेरी बेटी पर हाथ उठाए, वह भी इस बात पर कि उसने बहू के आने से पहले खाना नहीं तैयार करके रखा था। यह सुनने के बाद यह गरीब पिता अपनी बेटी को अपने पास वापस लाना चाहता है। गरीब हूँ, अपनी बेटियों को आज के ज़माने के सुख नहीं दे सकता, पर वात्सल्य की कोई कमी नहीं है इस बाप के पास। रानी बनाकर नहीं रख पाता अपनी बेटियों को, पर कम से कम नौकरानी बनाकर भी नहीं रखता हूँ मैं। दादा बेहद खिन्न स्वर में बोल रहे थे। दद्दा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने राधिका को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखा है। यह सच है कि कल मेरा हाथ उठ गया था राधिका पर आप उसका कारण तो सुनिए। बात वह नहीं है जो राधिका ने आपको बताई है, सच्चाई कुछ और है। आप एक बार सुनिए तो सही दद्दा। एक चाचा अपनी जवान भतीजी पर हाथ उठा दे, इसके बाद सुनने को बचता ही है क्या नन्हे? कहकर आहत मन से दद्दा ने फोन रख दिया। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा शेखर कभी राधिका को देखता तो कभी सारिका की तरफ देखता। राधिका ने दद्दा से झूठ क्यों बोला यह पूछने की उसने कोई ज़रूरत नहीं समझी। वह समझ गया था कि राधिका उन लड़कियों में से है जिन पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। अगले ही दिन शेखर सारिका, वैभव और राधिका को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। उसे पूरी उम्मीद थी कि जब वह दद्दा और भाभी को सच्चाई बताएगा तो वह लोग बात को समझकर राधिका को ही डांट लगाएंगे और सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। पर वहां पहुंचते ही राधिका दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई और रोते हुए बोली, माँ, अब मैं नहीं जाऊंगी चच्चू के साथ। राधिका इतनी बड़ी नाटकबाज और झूठी लड़की है, यह देखकर शेखर और सारिका हैरान रह गए। वह समझ गए थे कि राधिका को यह बात अच्छी तरह पता है कि अगर सच्चाई दद्दा और भाभी को पता चली तो वे लोग भी उसे बहुत मारेंगे। इसलिए वह पहले से ऐसा माहौल तैयार कर दे रही है कि शेखर की बात पर किसी को यकीन ही न हो। फिर भी शेखर ने दद्दा को और भाभी को विश्वास में लेकर सच्चाई से अवगत कराने के लिए क्रम से एक एक बात बताई, पर उन दोनों का निर्विकार चेहरा यह साफ बता रहा था कि उन्हें उसकी बातें मनगढ़ंत लग रही हैं। वह राधिका की ही बात को 100% सच मान चुके थे। अगले दिन सुबह जब शेखर और सारिका लौटने लगे तो दद्दा और भाभी ने न ही एक दिन और रुकने का मनुहार किया और न ही दद्दा ने साथ ले जाने के लिए ताज़ी सब्जियों का थैला थमाया, न गेहूं चावल ले जाने को कहा। घर से निकलते समय जो आंसू हर बार दद्दा की आंखों में होता था वह इस बार शेखर की आंखों से बह रहा था। क्या कसूर था उसका? क्या उसने एक पल के लिए भी वैभव और राधिका के बीच भेद किया था? वह तो राधिका की पढ़ाई और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑफिस में 1 घंटे का ओवर टाइम करने लगा था। राधिका के लिए कितनी बार सारिका को बुरा भला कहा था और उसकी बातों को दरकिनार कर हमेशा वही किया था जो राधिका ने चाहा था। यह सब तो दद्दा के सामने जतलाने की उसने कभी जरूरत तक नहीं समझी थी।
शेखर सारिका और वैभव के सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए गाड़ी की चाबी सारिका को देते हुए कहा, मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, गाड़ी तुम चलाओ, मैं पीछे की सीट पर थोड़ी देर आराम करूँगा। रियर व्यू मिरर में सारिका बार बार शेखर को अपने बहते आंसुओं को पोंछते देख रही थी। आज सारिका के पास भी कोई शब्द नहीं थे शेखर को समझाने के लिए। राम लक्ष्मण सरीखे भाइयों के बीच एक दरार पड़ गई थी आज। दरार का कारण था सिर्फ झूठ। बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी शेखर को उसकी भतीजी ने, जिसे उसने अपनी बाहों में झुलाया था। बस, धन्यवाद। चच्चू कहानी यहीं ख़त्म होती है। और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, इस कहानी के माध्यम से मैं यही बस बताना चाह रही थी। कहानी लिखने का मेरा मकसद यही था कि हर रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है, और खून के रिश्ते में तो कुछ कहने की बात ही नहीं होती है। जो बने बनाए रिश्ते होते हैं, दोस्ती का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, हर रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है। और एक झूठ, वो भी किसी इतने प्रिय का, जिस पे हम कभी यकीन नहीं मान सकते कि हमारा यह प्रिय कभी झूठ बोल सकता है हमसे, उस पर तो हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं अपनों पे। अपनों का एक झूठ बड़े से बड़े, प्यारे से प्यारे, सगे से सगे अपनों के रिश्तों में दरार डाल देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने फ़ोन से, या किसी भी तरह से आप हमें ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इसमें पड़े हैं। मुझे लगता है आज की कहानी थोड़ी ज़्यादा लंबी थी पिछली दो कहानियों की तुलना में, पर कुछ भावनाएं कहानियों में, कुछ ज़रूरत ऐसी होती है जिसे चाह कर भी कम और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आज के कमेंट्स पढ़ती हूँ। अनुजा श्रीवास्तव और अंशु श्रीवास्तव, अच्छा, वाटिंग अंशु श्रीवास्तव, स्मिता जी आप लाइव हैं, ब्यूटीफुल मैम। गुंजन श्रीवास्तव ने लिखा है, राजेश राज जी हैं, लाइव हो गई। और एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे शुरू में हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले स्टार्ट किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लाइव हो पाई हूँ कि नहीं अभी। तो मुझे लगता है शुरू के 3-4 मिनट इस कन्फ्यूजन में चले गए थे। दीपा पांडे जी हैं, इन्होंने स्वागत है शन्नो जी लिखा है। मनीष श्रीवास्तव जी हैं, सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी हैं, नीलम राज इज वाचिंग, राजेश राज जी, अनुजा जी बहुत अच्छी कहानी है। अंशु श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा भी आपकी कहानियाँ सुनता है, वो भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। आप अपने बेटे से ज़रूर कभी मुझे मिलवाइएगा, बहुत खुशी होगी मुझे उससे मिलकर। मनीष श्रीवास्तव जी ने लिखा, आप स्टार हैं, कौन सा स्टार भाई ये भी बता दीजिएगा। संजय श्रीवास्तव इज वाचिंग। राजेश राज जी ने लिखा है, बहुत ही प्रभावी चित्रण है। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी ने लिखा, हम सब परिवार आपकी कहानी सुन रहे हैं दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप अपने कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी आपको। गीता श्रीवास्तव इज वाचिंग, हाँ इन्होंने भी हमारी कहानी सुनी है, उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। राजेश राज जी ने लिखा, झूठ से ज़्यादा स्वार्थ रिश्तों को ख़त्म करता है। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। कुछ जो निगेटिव चीज़ें होती हैं वो हर रिश्ते को के लिए हानिकारक होती हैं, वो चाहे झूठ हो, स्वार्थ हो, ये सब चीज़ें तो निगेटिव ही हैं, और निगेटिव चीज़ें रिश्तों को हमेशा ही ख़राब करती हैं, नो डाउट। सक्षम श्रीवास्तव जी ने भी देखा है कहानी को, बहुत खुशी की बात है। मिताली अग्रवाल ने कहानी को देखा और सुना है, आपका बहुत धन्यवाद। राजेश राज जी ने लिखा है, संवादों का सुंदर वाचन शन्नो, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिताली अग्रवाल ने हार्ट टचिंग कहा है। मंजू पांडे जी हैं, इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी कहानी है आपकी। संजय श्रीवास्तव जी ने लिखा है, स्टोरी का जान संवाद बोलने का आर्ट होता है, तुम्हारी स्टोरी कहने के आर्ट ने प्रूव कर दिया है शन्नो, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, आपने आपकी तारीफ़ अच्छी लगी। सीमा श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने भी कहानी देखी और सुनी है।
संजय जी ने लिखा है, इस स्टोरी ने प्रेजेंट टाइम का रिश्ते का सच दिखाया एंड सुनाया है। तुम्हारी एवरी स्टोरी प्रेजेंट टाइम कल युग का ट्रुथ है। जी बिल्कुल सही है। मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ कि मेरी कहानियाँ समाज परिवार पर ही आधारित हैं, और जो हकीकत है मैं उसको ही कहानी का रूप देती हूँ। आर्डियंस श्रीवास्तव सर जी भी हैं, मेरा बहुत सौभाग्य है जो आप भी जुड़े हैं। बहुत खूब घर घर की कहानी लिखी है आपने जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सादर नमन है आपको। जज्बात के बहुत सागर स्मिता जी हैं, कहानी में भी स्मिता अरे वाह। ज्योति मोहन जी वाचिंग, इन्होंने भी देखी है। गीता श्रीवास्तव जी ने लिखा, मन को छूने वाली कहानी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी ने फिर से लिखा है, बहुत ही सहज सुंदर यथार्थ चित्रण, नमन है आपको। और मंजू पांडे जी ने लिखा है, आपकी कहानी में रिश्तों की बड़ी कद्र है। जी बिल्कुल सही है। सिर्फ कहानियों में ही नहीं, हकीकत में और मेरे जीवन में भी रिश्तों की बहुत कद्र है। मैं रिश्तों को हर चीज़ से ऊपर रखती हूँ। उसे बनाए रखना, संभाले रखना, इसे मैं अपनी जिम्मेदारी और सौभाग्य समझती हूँ। सुधीर कुमार जी ने लिखा है, ग्रेट मैडम, योर स्टोरीज आर ऑलवेज क्लोज टू रिलेटिव्स। चलिए, आपने भी इस बात को महसूस किया, बहुत अच्छी बात है जी। रश्मि राजपूत जी हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कहानी देखी और सुनी। ज्योति मोहन जी ने लिखा है, नाइस स्टोरी। मिताली अग्रवाल, टू गुड, थैंक यू सो मच। रश्मि राजपूत जी, ब्यूटीफुल लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुंजन जी ने लिखा है, आपकी कहानी आँखों से सीधे दिल में उतर जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती भी हूँ कि कहानी 2 4 6 ही लिखूँ, लेकिन ऐसी लिखूँ जो लोगों के दिल को छुए। नमिता जी ने भी कहानी को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो लिखती हैं, एक बहुत अच्छी कहानी बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की गई। जी धन्यवाद, अच्छा लगा कि कहानी पढ़ने का तरीका सॉरी, आप सबको अच्छी लगी। सुनीता जी लिखती हैं, स्वार्थ और झूठ के कारण टूटते रिश्तों की सुंदर प्रस्तुति इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं यह कितना विनाशक है। जी बिल्कुल सही है। लोगों को यह छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती हैं कि यह झूठ, स्वार्थ, ये हमारे रिश्तों पे कितना भारी पड़ता है। उसकी अहमियत जब रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं तब समझ में आता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों का हमने प्रयोग अपने जीवन में क्यों किया, जिसे नहीं करना चाहिए था। तो सभी लोगों को रिश्तों को अहमियत देना चाहिए। रिश्तों को बनाना, संवारना, बचाना, ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि के आगे दुनिया की हर चीज़ फीकी है। अनुजा जी ने लिखा है, आपकी कहानी निःशब्द कर देती है। हर रिश्ते की बुनियाद सिर्फ विश्वास होती है। जिस दिन ये टूटता है, आवाज़ बिल्कुल नहीं पर दर्द बहुत होता है। जी बिल्कुल सही है। विश्वास तो ऐसी चीज़ है जो टूटा तो पता भी नहीं चलता, किसी को सुनाई भी नहीं देता, लेकिन उसका दर्द तो जीवन भर रिश्ता रहता है। दद्दा का विश्वास शेखर पर घर को तोड़ दिया। आपकी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। कहानी की अंतिम लाइन ने दिल को छू लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन जी ने लिखा, बहुत ही अच्छी कहानी है आपकी, दिल में उतर गई, एंडिंग में आंखें गीली ही रह गईं। प्लीज़ आप इसका सेकंड पार्ट लिखिएगा। गुंजन जी ने लिखा, इस कहानी का सेकंड पार्ट लिखिएगा। मुझे लगता है जो लोग परिवार को अहमियत देते हैं उनको, क्योंकि ये कहानी मेरी पहले भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है और मुझे याद है अच्छी तरह कि जिसने भी मेरा कहानी संग्रह है, जिसमें कि 14 कहानियों का संग्रह है, उसमें एक चच्चू कहानी भी है, तो हर एक ने चच्चू कहानी का उल्लेख ज़रूर किया है कि ये कहानी उससे बहुत अच्छी लगी है। और उसमें से बहुत सारे लोगों ने, गुंजन जी ने पहले भी मुझसे कहा है कि इसका आप सेकंड पार्ट भी ज़रूर लिखिए, क्योंकि इनको ये बात हमेशा खटकी है कि दो भाइयों का प्यार कैसे एक झूठ से टूट गया। इन्हें ये बात, इनके दिल को बार बार, इनके दिल में एक दर्द सा उठता है कि भाइयों का प्यार कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इनका कहना है कि दूसरा पार्ट लिखा जाए जिसमें भाइयों की गलतफहमी दूर हो जाए और दोनों भाई एक हो जाए। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी इसका सेकंड पार्ट लिखने के लिए, लेकिन यह एक जीवन का हकीकत है,
क्योंकि अगर दो तरफ बहुत प्यारा रिश्ता है, दो रिश्ते हैं जो विश्वास पे टिके हुए हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अपने हैं, सगे हैं, उनके बीच जब झूठ आके खड़ा हो जाता है, तो रिश्ता अगर झुक एक भी, दोनों में से एक भी झूठ की ओर झुक गया, तो फिर रिश्तों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा हमें एक शब्द है अंधविश्वास, चाहे कोई कितना भी अपना है, कितना भी सगा है, बातों को परखना या एक झरोखा तो छोड़ देना चाहिए। सच के परख के लिए एक झरोखा हमेशा रखना चाहिए, झरोखे को कभी बंद नहीं रखना चाहिए। झरोखा जो एक घर में जैसे बहुत ज़रूरी है हवाओं के आने जाने के लिए, उसी तरह से ज़िंदगी में रिश्तों में भी झरोखों का होना बहुत ज़रूरी है। ये झरोखे संवादों के आदान प्रदान का है, रिश्तों को परखने का है, विश्वास को जमाने का है, हर तरह का ये जो झरोखा है, थोड़ी सी ढील, थोड़ी सी छूट, थोड़ा सा झरोखा रिश्तों में बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको सच झूठ को परखने, सच्चाई को जानने, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका एक ज़रूरत है रिश्तों को संभालने के लिए। दीपा पांडे जी लिखती, सच है झूठ रिश्तों के मजबूत स्तंभों को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर देता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी, आपको कहानी अच्छी लगी और इससे आप भी सहमत हैं। मुझे अच्छा लगा जानकर, और आपके साथ साथ मुझे लगता है हर व्यक्ति, हर पाठक, हर दर्शक सहमत होगा कि झूठ एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग हमेशा कमज़ोर लोग करते हैं। झूठ कभी वीरों की पहचान नहीं है, झूठ कभी शक्तिशाली का हथियार नहीं बनता है, झूठ हमेशा कमज़ोरों का हथियार बनता है, जिसका प्रयोग वो रिश्तों अपने बचाव के लिए करते हैं, जो कि रिश्तों के लिए हमेशा घातक होता है। मृत्युंजय कुमार जी ने भी कहानी को देखी सुनी है, इन्हें भी कहानी बहुत पसंद आई है। इन्होंने हार्दिक स्वागत करते हुए कहा है। और इसके अलावा बाकी ये आशिमित बिन्नी जी हैं, इन्होंने भी कहानी देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और राकेश मुकुट जी ने भी कहानी देखी और सुनी है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने लिखा है पारिवारिक कहानी का सुंदर चित्रण जी, बहुत शुक्रिया आपका। ज्योति मोहन जी हैं, इन्होंने लिखा क्या बात कही है आपने, झरोखा होना चाहिए। जी बिल्कुल झरोखा, जैसे घर में झरोखे ना हो तो दम घुट जाता है, उसी तरह से रिश्तों में झरोखे ना हो तो रिश्तों का दम घुट जाता है। झरोखा रखिए, हवा आने जाने लायक जगह छोड़िए, बातों को कहने लायक जगह छोड़िए, एक दूसरे को सोचने समझने लायक जगह छोड़िए, बहुत ज़रूरी है। तो बस इन बातों के साथ ही मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति चाहूँगी, और अगली बार अगले शुक्रवार को फिर 5 बजे आप सबका इंतज़ार करूँगी मैं, आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। और मैं आज ही बताना चाहूँगी कि अगली बार मैं अपनी वनिता में प्रकाशित एक कहानी लेकर आऊँगी, जिसे कि वनिता मैगज़ीन की ओर से पुरस्कृत भी किया गया है। वनिता कहानी प्रतियोगिता में मैंने वो कहानी भेजी थी, कहानी सबको बहुत पसंद आई थी, वनिता ने उसको पुरस्कृत किया था। मैं अगली बार उस कहानी वह अजीब सी लड़की वो लेकर आऊँगी, उम्मीद आएगी आप सबको वो कहानी पसंद आएगी। और अगले शुक्रवार को फिर ठीक 5 बजे आप सबके साथ मुलाकात की चाहत के साथ ही मैं आज आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सबने अपना कीमती समय दिया, कहानी को सुना, अपने कीमती कमेंट्स दिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन जी। नमस्कार।